मिसबा ने देखा डॉक्टर की कलाई पर एक और घड़ी थी, हूबहू वैसे जैसी उसने जेब से निकाली थी। मेरा हाथ पकड़ो मिसबा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने अपना हाथ मिसबा की ओर बढ़ा दिया, मगर मिसबा असमंजस में थी। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित रहोगी, डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने उसे आश्वस्त किया। मिसबा ने डरते हुए डॉक्टर का हाथ थाम लिया। डॉक्टर ने घड़ी का बटन दबा दिया। कुछ ही देर में मिसबा उस पार्क में पेड़ों के झुरमुट में प्रकट हुई जहां जावेद और वो अक्सर जाते थे। लेकिन इससे पहले वो ये बात समझती उसे उल्टी होने लगी। डॉक्टर शून्य रामवल्ली में समय यात्रा के कोई लक्षण प्रकट नहीं हुए। वो बस मिसबा से कुछ दूर खड़े होकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। फिर वो जाकर फेरी वाले से पानी की बोतल ले आया। मिसबा ने पानी पिया, खुद को सचेत किया, अपने आसपास देखा, मगर वो एकदम से समझ न पाई। हम कहाँ हैं? उसने डॉक्टर से पूछा। खुद देख लो, डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने पेड़ों के झुरमुट से सामने आती एक डाल को पीछे करते हुए मिसबा को कुछ दिखाना चाहा। मिसबा हौले हौले कदमों से आगे बढ़ी। 5 कदम चलने के बाद ही उसके पैर ठिठक गए। उसने देखा, जावेद और वो एक बेंच पर बैठे थे। ये वो ही दिन था जब मिसबा जावेद को अपने मां बनने की खुशखबरी दी थी। उन्होंने आइसक्रीम खाई थी और लड़ पड़े थे। उस दिन को अपनी आंखों के सामने देख वो भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू उमड़ने लगे। वो झट से जावेद के पास जाकर मिलना चाहती थी, लेकिन टू रामवल्ली ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए। वो अतीत है, गुजर चुका है, लेकिन वो मेरे जावेद है। मिसबा अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, जानता हूँ, मगर मेरे ख्याल से तुम्हें उससे मिलने कहीं और जाना होगा। उद्धरण चिन्ह कहाँ? मिसबा ने हैरानी से पूछा। चलो, पहले हम वर्तमान में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने अपनी घड़ी का बटन दबा दिया। दोनों पार्क से गायब होकर फिर से घर में प्रकट हो गए। मिसबा को फिर से कय होने को थी, लेकिन वो उसके लिए तैयार थी। वो तुरंत गुस्लखाने की ओर दौड़ गई। जब वो वापस आई तो डॉक्टर शून्य रामावल्ली के हाथ में घड़ी थी, जो उसने अपनी जेब से निकाल ली थी। इस घड़ी को अपने हाथ में पहन लो मिसबा, डॉक्टर ने घड़ी बढ़ाते हुए कहा, और मेरी हिदायतें ध्यान से सुनो। डॉक्टर शून्य रामवल्ली ने मिसबा को ढेर सारी हिदायतें देकर समय यात्रा में प्रवेश करने के तौर तरीके समझाए। जब सब बातें समझाने के बाद वो वापस जाने को हुआ तभी बैसाखी के सहारे चलते हुए मिसबा और जावेद का लड़का आफताब वहां आ पहुंचा। उसने घर में मेहमान को देख हेलो कहा और अपने कमरे में चला गया। जावेद को जाता देख डॉक्टर ने मिसबा से कहा, जावेद और तुम्हारे बेटे में काफ़ी समानताएं हैं। बेहतर होगा तुम आफताब को भी साथ ले जाओ। इसे भी अपने अब्बा को देखने की चाह होगी। काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। उद्धरण चिन्ह मिसबा को यकीन नहीं हो रहा था। समय यात्रा उसके लिए किसी फिल्मी 2 का हिस्सा थी या सुदूर भविष्य में होने वाली कोई असंभव सी घटना। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, तुम्हें क्या चाहिए? मिसबा ने पूछा। मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे उस बिंदु पर पहुंचने पर मिलेगा जिसका समय मैंने तुम्हें बताया है। बस मेरे दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन करते रहना। और हाँ, अगर इसमें बीप बजे और लाल बत्ती चालू बंद हो तो उस दिशा में बढ़ना मत भूलना। तुम खुद क्यों नहीं ये काम कर लेते? मिसबा ने उससे पूछा। अगर मुझसे ये काम होता तो मैं तुम्हारे पास आता ही क्यों? चिंता मत करो, सब कुछ सही और ठीक होगा। बस तुम भविष्य में निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर पहुंच जाओ। ये घड़ी तुम्हें सब कुछ बता देगी। उद्धरण चिन्ह लेकिन मिसबा के मन में कुछ शंका थी, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। मिसबा जावेद और इरफान के डॉक्टर शून्य रामावल्ली से मिलने की बात पर गौर हुए बोली, सही समझी, मगर फिर तुम्हारी मर्जी। अपने शौहर से मिलना चाहो तो घड़ी का उपयोग करना, और हाँ, इसे बीच बीच में धूप दिखाते रहना तो ये चार्ज रहेगी। मैं इसे एटॉमिक एनर्जी देना चाहता था, लेकिन नहीं दे पाया। उद्धरण चिन्ह मुझे इस घड़ी की ज़रूरत नहीं है। मिसबा ने घड़ी वापस करते हुए कहा। मजाक कर रही हो? डॉक्टर कटाक्ष करते हुए बोला। डरो मत मिसबा जावेद शेख,
डॉक्टर ने मिसबा का पूरा नाम लेते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जावेद ने भी किया था। उद्धरण, मगर तब भी मिसबा ने घड़ी नहीं ली। उद्धरण चिन्ह। फिर डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, समझा? क्या जिंदगी में कोई और आ गया है? हमारी जिंदगी में जावेद की जगह कोई और नहीं ले सकता। मिसबा सख्त होकर बोली, फिर ये टाइम मशीन रखो। रख लो मिसबा, वरना मेरा मन बदल जाएगा। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। मैं जावेद के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज मेरा काम कर दो। उद्धरण चिन्ह। मिसबा डॉक्टर शून्य रामावली के मन को टटोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर शून्य रामावली उसके लिए अबूझ पहेली रहा। उसने हाथ बढ़ाकर घड़ी कलाई में पहन ली। मैं और आफताब साथ जाएंगे। उसने घड़ी को देखते हुए कहा, बहुत खूब, मैं यही चाहता था। उद्धरण, पता नहीं तुम पर कितना भरोसा करना चाहिए, उसने होले से कहा। डॉक्टर मुस्कुराया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने एक नज़र मिसबा को देखा और कहा, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी घड़ी का बटन दबाने को था कि मिसबा उसे रोकते हुए पूछने लगी, तुम कहाँ से आए हो? मेरा मतलब भूतकाल या भविष्य से। उसके मन में शंका थी। सन 2012, वर्तमान से। और डॉक्टर शून्य रामावली ने अपनी घड़ी का बटन दबा दिया। मिसबा घड़ी को देखते हुए सोच में डूब गई। उस वैज्ञानिक ने, जिसे उम्मीद थी कि समय के एक छोर पर भूत, भविष्य और वर्तमान मिलते हैं, मिसबा को टाइम मशीन दे दी थी। कुछ ही दिन बाद मिसबा आफताब को साथ लेकर समय की एक अनजान यात्रा पर निकल गई थी। वह साल 2032 था। नवंबर माह शुरू हो चुका था। ठंड ने दस्तक दे दी थी। डॉक्टर शून्य रामवली द्वारा मिसबा को दी गई टाइम मशीन को धूप दिखाने का समय हो चुका था। डॉक्टर की कुछ हिदायतों में से एक हिदायत ये भी थी, मिसबा और आफताब किसी अज्ञात स्थान पर सरसों के खेत के बीचों बीच प्रकट हुए। प्रकट होते ही दोनों को कह होने लगी, ये बहुत घिनौना है अम्मी। आफताब थूकते हुए बोला, थे, हाँ, सच कहा। लो, पानी पी लो। मिसबा ने उबाके मारते हुए अपने साथ लाए बैग को आफताब की ओर बढ़ा दिया। आफताब अपनी बैसाखी संभालते हुए बैग खोलने लगा। उसने पानी से भरी बोतल बाहर निकाली और गट गट पानी पीने लगा। पानी खत्म होते देख मिसबा बोल पड़ी, मेरे लिए भी बचाना आफताब। आफताब ने बोतल मिसबा की ओर बढ़ा दी। मिसबा की उबकाई बंद हो चुकी थी, लेकिन जी खट्टी डकारों को महसूस कर रहा था। उसने बोतल हाथ में ली और पानी पीने के लिए सिर ऊंचा किया। अभी उसका गला पानी के घूंट से तर होकर थोड़ी सी राहत पाता कि किसी तेज आवाज ने दोनों माँ बेटे का ध्यान भंग कर दिया। कुछ ही सेकंड में खेत के ऊपर भारतीय लड़ाकू विमान जाते हुए दिखाई पड़े, एक के पीछे एक, कुल आधा दर्जन हवाई जहाज। वे क्षितिज में एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ते हुए कहीं जा रहे थे। वायुयानों की तेज और तीखी आवाज ने उनके कान के पर्दे बस फाड़े ही नहीं थे। वाओ! वायुयानों को देख आफताब की आंखें चमक उठी थी। वे लड़ाकू हवाई जहाज उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। लेकिन मिसबा ने अपने हाथ कान पर हाथ रख दिए थे। वो शोर उसके बर्दाश्त से बाहर था। आफताब अपनी बैसाखी लिए खड़ा हो चुका था। वह और वायुयानों को जाता देखना चाहता था। उसने पहली बार इतने नज़दीक से वायुयानों को देखा था। फिर वे तो लड़ाकू हवाई जहाज थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाए उस अद्भुत दृश्य को देखने लगा। लड़ाकू हवाई जहाज दूर क्षितिज में विलीन हो वर्तमान मिलते हैं, मिसबा को टाइम मशीन दे दी थी। कुछ ही दिन बाद मिसबा आफताब को साथ लेकर समय की एक अनजान यात्रा पर निकल गई थी। वह साल 2032 था। नवंबर माह शुरू हो चुका था। ठंड ने दस्तक दे दी थी। डॉक्टर शून्य रामवली द्वारा मिसबा को दी गई टाइम मशीन को धूप दिखाने का समय हो चुका था। डॉक्टर की कुछ हिदायतों में से एक हिदायत ये भी थी, मिसबा और आफताब किसी अज्ञात स्थान पर सरसों के खेत के बीचों बीच प्रकट हुए। प्रकट होते ही दोनों को कह होने लगी, ये बहुत घिनौना है अम्मी। आफताब थूकते हुए बोला, थे, हाँ, सच कहा। लो, पानी पी लो। मिसबा ने उबाके मारते हुए अपने साथ लाए बैग को आफताब की ओर बढ़ा दिया। आफताब अपनी बैसाखी संभालते हुए बैग खोलने लगा।
उसने पानी से भरी बोतल बाहर निकाली और गट गट पानी पीने लगा। पानी खत्म होते देख मिसबा बोल पड़ी, मेरे लिए भी बचाना आफताब। आफताब ने बोतल मिसबा की ओर बढ़ा दी। मिसबा की उबकाई बंद हो चुकी थी, लेकिन जी खट्टी डकारों को महसूस कर रहा था। उसने बोतल हाथ में ली और पानी पीने के लिए सिर ऊंचा किया। अभी उसका गला पानी के घूंट से तर होकर थोड़ी सी राहत पाता कि किसी तेज आवाज ने दोनों माँ बेटे का ध्यान भंग कर दिया। कुछ ही सेकंड में खेत के ऊपर भारतीय लड़ाकू विमान जाते हुए दिखाई पड़े, एक के पीछे एक, कुल आधा दर्जन हवाई जहाज। वे क्षितिज में एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ते हुए कहीं जा रहे थे। वायुयानों की तेज और तीखी आवाज ने उनके कान के पर्दे बस फाड़े ही नहीं थे। वाओ! वायुयानों को देख आफताब की आंखें चमक उठी थी। वे लड़ाकू हवाई जहाज उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। लेकिन मिसबा ने अपने हाथ कान पर हाथ रख दिए थे। वो शोर उसके बर्दाश्त से बाहर था। आफताब अपनी बैसाखी लिए खड़ा हो चुका था। वह और वायुयानों को जाता देखना चाहता था। उसने पहली बार इतने नज़दीक से वायुयानों को देखा था। फिर वे तो लड़ाकू हवाई जहाज थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाए उस अद्भुत दृश्य को देखने लगा। लड़ाकू हवाई जहाज दूर क्षितिज में विलीन हो रहे थे। क्या कुछ गलत हो रहा है? मिसबा को किसी आशंका ने घेर लिया था। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसने झट से पानी पीते हुए आफताब से कहा और बोतल वापस बैग में रख दी। फिर सरसों की फसल को हाथ से इधर उधर सरकाते हुए टाइम मशीन को धूप दिखाने लगी। डॉक्टर शून्य रामावली ने दर्जनों हिदायतों के साथ एक हिदायत ये भी दी थी कि भविष्य में अल्प समय के लिए रुकते समय, विशेषकर घड़ी को धूप दिखाने समय उस स्थान विशेष से अधिक दूर मत जाना। अगर ऐसा किया तो किसी मुसीबत में पड़ जाने का खतरा होगा। मिसबा को याद आया, टाइम मशीन धूप से ऊर्जा पा रही थी। उसके डायल पर 5%, 10%, 15%, 18% दर्शाते हुए अंक बढ़ रहे थे। हालांकि उसमें समय लग रहा था। आफताब अपनी बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रहा था। वो आगे जाकर आसपास देखने और चीजों को देखना चाहता था। तुम यहीं मेरे साथ रहोगे आफताब? मिसबा ने उसके पैरों पर विराम लगाते हुए कहा। मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा। आफताब खेत में लहराते सरसों के फूलों को देखने लगा। उसने प्रत्यक्ष रूप से पहली बार खेत देखे थे। अब तक वह शहर में पला बड़ा था और कहीं अधिक घूमने व सफर पर दूसरे स्थानों पर नहीं गया था। उसके अपंग पैर हर बार उसके मन में हीन भावना भर दिया करते थे, जिस कारण वह स्कूल द्वारा आयोजित ट्रिप पर भी नहीं जाता था। मिसबा को भी इतना समय नहीं था कि वो उसे कहीं ले जा पाती। हालांकि कई बार आफताब को लेकर उसने सफ़र किया था, लेकिन तब आफताब बहुत छोटा था। सरसों के लहराते पीले फूल आफताब को भीतर ही भीतर बहुत आनंदित और पुलकित कर रहे थे। हाथ बढ़ाकर वो फूलों को स्पर्श कर महसूस करने लगा। वो उनकी खूबसूरती को अपने भीतर जबत करना चाहता था। वो फूल दर फूल को देखता व छूता हुआ खेत में आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 6-7 फूलों को ही स्पर्श किया था कि तभी सरसों फसल अप्रत्याशित रूप से कंपित होने लगे। न केवल सरसों की फसल बल्कि उसकी बैसाखी भी कांपने लगी। उसने नीचे देखा, धरती भी कंपन से तरंगित हो रही थी। मिट्टी के ढेले सरक रहे थे। कंपन ने आफताब को चौंका दिया। टाइम मशीन यानी घड़ी को धूप दिखाती मिसबा भी चौंकने से बच नहीं पाई। ये क्या हो रहा है? वह चौकन्नी हो गई। पहले उसे लगा कि भूकंप तो नहीं आ रहा है, लेकिन तभी एक और लड़ाकू हवाई जहाज दोनों के ऊपर से गुजरा। उसे अंदेशा हो गया। मैं अभी आई, तुम यहीं रहना और कहीं मत जाना, उसने आफताब को सतर्क करते हुए कहा। नहीं, मैं भी चलूंगा, आफताब ने कहा। मैंने कहा न, मिसबा ने सख्त होकर कहा ही था कि दूर से घर घर की आवाज आने लगी, मानो कोई बहुत भारी चीज धरती पर डोल रही हो। उसने अपने पैर ऊंचे कर देखने की कोशिश की, लेकिन फसल उसकी आंखों के आगे बाधा बनी हुई थी। उसे कुछ नजर नहीं आया। मैं अभी आई, यहीं रहना, और वह खेत से बाहर की ओर जाती हुई पगडंडी की ओर बढ़ गई। कुछ ही पलों में वह खेत के दूसरे छोर पर थी। उसने सरसों के पीले फूलों के बीच में से झांका। सेना के बड़े बड़े टैंक आगे बढ़ते नजर आ रहे थे।
टैंकों के आगे पीछे और दाएं बाएं सैकड़ों सैनिक अपने अफसरों के साथ चल रहे थे। टैंकों पीछे माल असबाब से और मिसाइलों से लैस टैंक भी आ रहे थे। कुछ ट्रकों में आम नागरिक भी थे, शायद उन्हें पकड़कर पर उसमें बैठाया गया था। यहाँ क्या हो रहा है? मिसबा के मन में फिर से सवाल कौंध गया। वो खेतों से बाहर आ गई और माजरा समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि खेतों से बाहर आना उसे मुसीबत में डाल सकता है। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक कड़कती आवाज ने मिसबा को चौंका दिया। उसने गर्दन घुमा कर देखा। एक सैनिक अपनी राइफल थामे उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। मिसबा घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैनिक ने बंदूक उसकी ओर कर दी थी। मिसबा ने घबराकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैं। उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। पता नहीं है, जंग चल रही है। हम अनाउंसमेंट करके थक गए हैं, लेकिन तुम लोग सुधरोगे नहीं। गांव खाली करने का आदेश तुम्हें मिला नहीं क्या? सर, सैनिक ने अपने अफसर को आवाज दी, एक और सिविलियन है यहाँ। और भी हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नाम नोट कर लो और डाल 2 सालों को ट्रक में अच्छी पेनल्टी लगाएंगे सब पर। मजाक बनाकर रख दिया है। जंग के माहौल में भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। अफसर की कठोर आवाज आई। ठीक है सर, सैनिकों से कहा और मुड़ते हुए मिसबा से प्रश्न करने लगा। अपना नाम बताओ। मिसबा जावेद शेख। मिसबा ने डरते हुए जवाब दिया। मिसबा जावेद शेख। नाम दोहराते हुए सैनिक चौंक गया। मुस्लिम हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मिसबा ने जवाब दिया। किसी परिचित के यहाँ आई हो? सैनिक ने अगला सवाल किया। हाँ। मिसबा बहुत घबरा रही थी। कुछ सैनिक खेतों की ओर बढ़ रहे थे, वहीं जहां आफताब उसका इंतजार कर रहा था। किसके यहाँ? नाम बताओ, सैनिक ने फिर से पूछा। वो जवाब देते हुए मिसबा की जबान लड़खड़ाने लगी। वह आफताब के लिए परेशान थी। उसके रवैये पर सैनिक को कुछ शंका हुई। मुझे लग ही रहा था। सैनिक बड़बड़ाया। बाहर आ जाओ, उसने मिसबा को आदेश दिया। लेकिन मिसबा पीछे आफताब को देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं। चुपचाप बाहर आ जाओ। अब सैनिक ने मिसबा पर गौर किया। वो 3 बार पीछे पलटकर देख चुकी थी। लगता है कोई और भी खेतों में है न? सैनिक ने सतर्क होते हुए मिसबा से पूछा, लेकिन मिसबा कुछ नहीं बोली। वो दूसरे सैनिकों को देखती रही जो खेत में अंदर घुस रहे थे। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? सैनिक ने मिसबा को लताड़ा। इस पर मिसबा घबराते हुए कुछ सोचने लगी, फिर तेजी से पलटकर खेतों की ओर दौड़ गई। उसके अस्वाभाविक रुख ने सैनिक को सकते में ला दिया। वो मिसबा के कदम को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। आल यूनिट अलर्ट, खेतों में संदिग्ध गतिविधि की उम्मीद है। उसने अन्य सैनिकों को सावधान किया। तुरंत सभी में अफरा तफरी मच गई। सभी टैंक रोक दिए गए। सैनिकों ने भी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ ही पलों में लाउड स्पीकर कर घोषणा सुनाई दी। खेतों में जो भी लोग छुपे हुए हैं बाहर आ जाए, वरना हमें गोलियां चलानी पड़ेगी। क्या हुआ अम्मी? आफताब ने मिसबा को बदहवासा अपनी ओर आते देख पूछा। वो मिसबा को देर हुई देख उसके पीछे पहुंच रहा था। हमें यहाँ से चलना होगा। मिसबा जल्दी से बैग उठाने लगी। क्या घड़ी चार्ज हो गई? आफताब ने उसकी कलाई पर देखते हुए पूछा। नहीं, पर हमें जाना होगा। मिसबा को आभास हुआ कि सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे थे। लाउड स्पीकर पर अंतिम चेतावनी दी जा रही थी। हम 3 गिनने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। हाथ ऊपर कर बाहर आ जाओ। 1। मिसबा ने घड़ी के डायल पर नजर डाली। स्क्रीन 21% ऊर्जा का स्तर बता रही थी। इतना काफी होगा। मिसबा ने हड़बड़ी दिखाते हुए बैग कंधे पर टांग लिया और आफताब का हाथ पकड़ लिया। क्या मुझे फिर से उल्टी होगी? आफताब ने मासूमियत से पूछा। हाँ, मिसबा ने घड़ी के बटन पर हाथ रखते हुए कहा। धत, मुझे उल्टी नहीं पसंद। आफताब के कहते ही लाउड स्पीकर से 3 तक की गिनती खत्म होने की आवाज हुई। फायर, किसी सैनिक का आदेश सुनाई दिया और उसी क्षण खेतों में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सरसों की खड़ी फसल देखते ही देखते बंदूक की गोलियों से नष्ट होते हुए बिखरने लगी। उसके पीले फूल आसमान में ऐसी उड़ने लगे मानो चिड़ियों के पंख टूटकर उड़ रहे हो।
कुछ देर बाद फायरिंग बंद कर दी गई। सैनिक सतर्क होकर आगे बढ़े। जब वे खेतों के बीच में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। कहाँ चली गई? सैनिक हैरान थे। यूरो क्यू पाउंडस, समय ही ब्रह्मांड का विस्तार है। 10 वंशवृक्ष। मियाँ रजा शेख की पत्नी परवीन जावेद के कंधे पर मरहम पट्टी लगा रही थी। सुदूर भविष्य से आए दो दोस्त गंगा नदी के पास बसे छोटे लेकिन एक महत्वपूर्ण गांव में मेहमान बनकर पहुंचे थे। वे रजा शेख से मिलने पहुंचे थे। रजा शेख एक मछुआरे थे, लेकिन यह उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात थी कि वे तथा परवीन जावेद के परदादा व परदादी थी। दोनों दोस्त किसी दूर के रिश्तेदार की हैसियत से उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने किसी बेहद जरूरी काम का हवाला देकर रजा शेख को अपनी रिश्तेदारी समझाई थी। बेशक ये काम इरफान को करना पड़ा था क्योंकि जावेद अपने परदादा को देख बेहद जज्बाती हो गया था। जख्म ताज़ा लगता है। क्या हुआ था? परवीन ने जख्म को पानी से पोंछते हुए जावेद से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा जोश में आकर एक निजाम के सिपहसालार से उलझ पड़े थे। जावेद कुछ कहता है इससे पहले ही इरफान ने परवीन को जवाब दे दिया। कहाँ और कौन से निजाम? हैदराबाद के। मियाँ रजा शेख पास ही दूसरी खाट पर बैठे थे। हाँ वही थे। इरफान ने हामी भरी। उसने झूठ बोला। वे अव्वल दर्जे के कंजूस है। जरूर कामगारों को तनख्वाह नहीं दी होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। उनका सिपहसालार जावेद मियाँ की फूफी के लड़के का पोता था। बड़ा अच्छा दोस्त है। एक दिन बाजार में मिल गया। जावेद ने खैर खबर लेने के बाद मजाक में पूछ लिया, तनख्वाह मिली कि नहीं? नहीं मिली हो तो हम कुछ दे दें, बाजार से भाभी जान के लिए कुछ लेते जाना। बस इसी बात पर बिफर पड़े। नजदीक खड़े सिपाही से भाला लेकर दाग दिया जावेद मियाँ कंधे पर। इरफान कहानी गढ़ते हुए बताने लगा। अपाहिज लोगों का मजाक बहुत कम लोगों को समझ आता है। रजा शेख अफसोस जताते हुए आगे कहने लगे, वैसे इसमें तुम्हारी गलती भी है। जनानियों के ऊपर पर मजाक नहीं करना चाहिए, फिर किसी की बीवी के बारे तो कतई नहीं। उद्धरण चिन्ह। सही फरमा रहे हैं आप। इरफान ने जावेद की ओर देखते हुए कहा। मैंने मजाक नहीं किया था, जावेद बोला। फिर उसने रजा शेख से पूछा, अच्छा ये बताए कि आप कब से इस हालत में जी रहे हैं? जावेद ने रजा शेख के कमजोर पतले तथा अर्धविकसित हाथों की ओर इशारा करते हुए कहा। ये तो मजाक नहीं है ना? रजा शेख ठहाका लगाते हुए हंसने लगा। उसके हंसने पर परवीन और दोनों मेहमान भी हंसने लगे। काफी दिलदार और जिंदादिल मालूम होते हैं आप। इरफान ने रजा शेख की तारीफ की। इस जिंदादिली और जीवटता की वजह से ही अब तक जिंदा हूँ, वरना मेरे जैसों के लिए दुनिया नहीं है। तुम्हें तो इसका इल्म होगा, क्यों? अपाहिजों को कोई नहीं पूछता, सिर्फ दूसरों के रहमों करम पर जिंदगी बसर करने को मजबूर होना पड़ता है। रजा शेख ने जावेद की अर्धविकसित टांग की ओर देखते हुए उससे कहने लगा। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये दुनिया हम जैसों को सिर्फ दुत्कारती है। जावेद ने रजा शेख के वाक्य के प्रत्युत्तर में कहा। यही होता है। रजा शेख जावेद की टांग को घूरते दोनों के बीच अजीब समानता को समझने की कोशिश करते हुए सोच में डूब गया। परवीन पट्टी बांध चुकी थी। मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, कहते हुए वो उठी और रसोई में जाने से पहले दुशाला उठाकर रजा शेख के कंधों पर डाल दी, जो उसके कंधों से सरक कर नीचे गिर गई थी। परवीन ने एक नज़र रजा शेख को देखा, जैसे वो नहीं चाहती थी कि रजा शेख अपने अपाहिज और लाचार होने के विषय में अधिक बात करे। वो पलक झपका कर रसोई में चली गई। अच्छी बीवी मिली है आपको, खुदा आपके परिवार को बरकत दे और हमेशा सलामत रखें। जावेद ने परवीन की तारीफ कर शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया, रजा शेख ने फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, मानो वो परवीन के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने विषय बदलते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ मुझसे क्या काम था? मेरी फूफी ने तुम्हें किस बारे में बात करने के लिए भेजा है? जावेद कुर्ता पहनने लगा। उसने एक नज़र इरफान पर डाली। वह चाहता था कि रजा शेख के प्रश्न का उत्तर दे, इसलिए इरफान रजा शेख से मुखातिब होकर कहने लगा, दरअसल हमें आपसे जो काम है वह पारिवारिक है।
इरफान एक पल के लिए मौन होकर जावेद को देखने लगा। वह सोच रहा था कि क्या कहना है। आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रजा शेख धैर्यपूर्वक बोला, हमें बताया गया है कि आपके खानदान में अपंग बच्चों के पैदा होने का सिलसिला चला आ रहा है। इरफान की बात सुन रजा शेख गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। वो सोचने लगा था कि आखिर उसके घर आए ये दो मेहमान उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे थे। उसने सख्त होकर कहा, ये कैसा सवाल है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी के भविष्य का सवाल है। बताइए, क्या आपके खानदान में ये सिलसिला है? इरफान के कहने पर शेख कुछ जज्बाती हो गया। उसने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, बिल्कुल सही सुना है। मेरे हाथ तुम दोनों देख ही रहे हो, ये मेरे जन्म से विकसित नहीं हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। पूछा, क्या आपके वालिद में भी ये कमियां थी? अब जावेद ने संजीदा होते हुए अपने वालिद की बात निकलते ही रजा शेख के चेहरे पर मायूसी के बादल छा गए। वो अपने वालिद के संघर्ष को याद कर सीने में दर्द महसूस करने लगा। एक लंबी खामोशी के बाद उसने गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा। तब तो उनके वालिद यानी कि आपके दादा भी उन कमियों के साथ पैदा हुए होंगे। एक हाथ, एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर, उनके कौन से अंग विकसित नहीं हुए थे? पहले ये बताओ, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? रजा शेख का धीरज जवाब दे रहा था। वह जावेद के प्रश्न पर बिफर गया और कहने लगा, मुझे लगा मेरी दूर की फूफी, जिसे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन है, पर तुम कहते हो कि तुम्हें उसने भेजा है, तो ये बताओ कि क्या उसने तुम दोनों को मेरे बेटे की शादी के बारे में बात करने के लिए भेजा है? मैंने कई रिश्तेदारों को कह रखा है, शायद उनके जरिए उसे मेरे बेटे के बारे में मालूम हुआ हो। उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो भी मेरी तरह लाचार है। अल्लाह ने उसे दोनों पैरों से अपंग पैदा किया है। आपका बेटा भी है? जावेद अचंभित हो गया। उसके दिमाग में हुमायूं के मकबरे वाली घटना कौंध गई। हाँ, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहता। वो एक सरकारी मुलाजिम है। उसके अफसर उसे यहाँ वहाँ भेजते रहते हैं। ज़्यादातर समय वह घर से बाहर ही रहता है। उसे कभी कभार ही हमारी याद आती है। रजा शेख कुछ गुस्से से बोला, उसकी खुद की इच्छा थी कि वो कभी हमारे साथ न रहे, लेकिन शादी तो करना होगी ना। इरफान के चाचा की एक लड़की है। जब हम यहाँ से वापसी करेंगे तो आपके लड़के के लिए बात चलाएंगे। जावेद ने रजा शेख को सामान्य करने की कोशिश की। मतलब तुम किसी और मकसद से आए हो? रजा शेख बिगड़ रहा था। आप अपने बेटे के लिए परेशान न होइए, उसे खूबसूरत लड़की मिलेगी। इरफान मिमियाया। खूबसूरत? रजा शेख घर आया। खूबसूरत और हसीन? आखिर सरकारी मुलाजिम है आपका बेटा। सरकारी मुलाजिमों की किस्मत तेज होती है। मैं अपने चाचा जान से बात करूंगा, वे राजी हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हो सके तो बात बढ़ाइएगा। मुझे आपके वापस आने का इंतजार रहेगा। उद्धरण चिन्ह। हम पूरी कोशिश करेंगे। इरफान ने बातचीत का माहौल खुशनुमा रखने की कोशिश की। अच्छा, ये बताएं, आपके खानदान में ये बीमारी कब से है? मुझे ये सवाल पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, अब चूंकि तुम अपने चाचा जाना से मेरे बेटे की बात करने वाले हो तो मैं बता देता हूँ। मुझे नहीं पता हमारे खानदान में ये अपाहिज बच्चों के पैदा होने का सिलसिला कब से है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि यह है। मेरे वालिद के एक हाथ और एक पैर नहीं था। मेरे दादा, उनके दोनों पैर नहीं थे, और उनके वालिद यानी मेरे परदादा भी दोनों हाथ या पैर से लाचार थे। पर तब मुझे मेरे दादा, परदादा पर नाज है। तुमको हैरानी होगी जानकर कि मेरे दादा रंगून में एक अधिकारी थे। आज तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन सोचिए, वे कभी एक भिखारी थे जो घर छोड़कर भाग निकले थे। रजा शेख की इस बात पर जावेद और इरफान हक्के बक्के रह गए। इरफान मन ही मन कहने लगा, पक्का जावेद मियाँ घर छोड़कर भागेंगे। अजीब बीमार खानदान है इनका। जावेद इरफान के मन की बात समझ गया था। उसे आशंका होने लगी थी कि सच में वह घर छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। अगर वो खुद नहीं गया तो ये निश्चित था कि इसका बेटा आफताब घर छोड़कर जाने वाला था। मगर अभी तो जावेद के लिए वो पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन तब भी अगर ठीक से देखा जाए तो वह घर से दूर था।
आफताब भविष्य की यात्रा पर था। उसे डॉक्टर शून्य रामावली ने जावेद से दूर किया था। वो घर छोड़कर क्यों भाग गए थे? इरफान को जावेद का अजीब नज़रों से देखना नागवार गुजरा। वो समझ गया कि जावेद उसे कोस रहा था। क्यों भागे थे? रजा शेख बताने लगा, खुदकुशी करने। वे अपनी जिंदगी से तंग आ गए थे, बेहद मायूस हो गए थे। नहीं चाहते थे कि अपाहिजों की तरह जिंदगी बसर करें। पहले जीने की खूब कोशिश की थी, लेकिन फिर हिम्मत जवाब दे गई। चले गए खुदकुशी करने, पर वहां भी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने खुदकुशी नहीं की, पर वापस घर भी न आए। अपने वालिद से बहुत नफरत करते थे। उद्धरण चिन्ह। क्यों? जावेद ने हैरत में पड़ते हुए कहा, मानो वो खुद को उस जगह रखकर देख रहा था। उन्होंने लगता था कि उनके वालिद यानी मेरे परदादा के अपाहिज होने की वजह से ही वो अपाहिज हुए हैं, जबकि मेरे परदादा चाहते थे कि उनका बेटा मुगल सम्राट के महल में लग जाए। कोई भी छोटा मोटा काम जैसे पोशाकों को सिलने का, साफ सफाई का। उद्धरण चिन्ह। मतलब आपके पुरखे शाही घराने में नौकर थे? इरफान को बेहद आश्चर्य हुआ। वह चकित भाव से जावेद को देखने लगा था। हाँ, वे बहादुर शाह जफर, हिंदुस्तान के आखिरी मुगल की सेवा में थे। उनके आखिरी वक्त में, और न केवल उनकी सेवा में, बल्कि मैंने ऐसा सुना है कि मेरे पुरखों के आगे कभी बादशाह खुद सिर झुकाते थे। उद्धरण चिन्ह। यकीन नहीं होता। जावेद चकित था। मुझे भी यकीन नहीं होता जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मगर यही सच है। हमारे खानदान का बहुत ऊंचा रुतबा था। उद्धरण चिन्ह। कहा, फिर वो रुतबा कहाँ चला गया? इरफान ने पूछा। हवा हमेशा एक सी नहीं चलती, वक्त बदलता रहता है। रजा शेख ने। उनका नाम क्या था? जावेद ने पूछा। किनका? मेरे दादा का या परदादा का? चलो दोनों का नाम बताता हूँ। मेरे दादा का पूरा नाम था फिरोज अनवर शेख। रजा शेख सीना फुलाते हुए कहा। फिरोज अनवर शेख। जावेद और इरफान ने साथ में दोहराते हुए एक पांच दूसरे को देखा। मगर अभी तक तुमने ये सब पूछने की वजह नहीं बताई। मुझे वो वजह बताओ बरखुरदार। अब रजा शेख ने जावेद से फिर वही मूल प्रश्न किया। दरअसल मेरे खानदान में भी यही बीमारी चली आ रही है जनाब, जो आपके खानदान में है। जावेद ने दृढ़ता से कहा। क्या? रजा शेख का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन ही न हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता था। क्या ये सच कह रहा है? उसने इरफान से पूछा। हाँ, ये सच है। इरफान जज्बातों के साथ कहने लगा, इनके वालिद और उनके वालिद के वालिद और उनके भी वालिद, सब में कोई न कोई कुदरती कमियां थी। सभी उन कुदरती कमियों के साथ पैदा हुए थे, जिनके लक्षण आपके खानदान में बताए गए हैं। उद्धरण चिन्ह। इरफान की बात सुनकर जावेद की आंखें नम हो गई, क्योंकि इरफान जिनके बारे में बता रहा था वो सामने ही बैठे थे। बस वे नहीं जानते थे कि जावेद उनका ही खून है, जो भविष्य से किसी तलाश में आया है। मैं सोचता था कि मेरे खानदान में ही ये जिस्मानी कमियां हैं। रजा शेख को किसी प्रकार की तसल्ली महसूस हुई। वो आगे पूछने लगा, लेकिन तब भी मुझे ये समझने में कठिनाई हो रही है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? रजा शेख के इस प्रश्न का उत्तर इरफान को ही देना था, क्योंकि इसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो रजा शेख को बताने लगा, एक पहुंचे हुए सूफी फकीर ने रूहों से पूछकर बताया है कि आपके और इनके वंशजों का पेड़ एक ही है। अगर हम उस पेड़ के भी तक पहुंच जाएं तो इस खानदानी बीमारी को आने वाली पीढ़ियों में बढ़ने से रोक सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इन फकीरों के चक्कर में न पड़ो तो ही बेहतर है। ये कुछ भी बोलते रहते हैं। आजकल इनमें पहले जैसी बातें नहीं रही। हाँ, कभी हुआ करते थे रूहों से बात करने वाले, मगर आज ढूंढने से भी नहीं मिलते। फकीरों का जिक्र निकलते ही रजा शेख का मन खट्टा हो गया। सब एक से नहीं होते, और वो सब में ऊंचे फकीर है। जावेद ने रजा शेख को भरोसा दिलाना चाहा। मैं नहीं मानता, खूब दुनिया देखी है मैंने। इनके पीछे बहुत से चांदी के सिक्के भी लुटा चुका हूँ। मेरा बेटा भी इनके पीछे पड़ा था, मगर बाद में उसकी भी आंख खुल गई। रजा शेख बेमन से बोला, ये सूफी फकीर है जनाब, धन दौलत से कोई वास्ता नहीं है। इरफान ने जावेद की बात को सही ठहराने की कोशिश की।
अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन वंश वृक्ष के बीज तक कैसे पहुंचेंगे आप? मुझे अपनी जड़ों के बारे में कोई अधिक तजुर्बा नहीं है, केवल अपने पुरखों के कुछ नाम और उनसे जुड़ी कहानियां पता हैं। उद्धरण चिन्ह। यही दिक्कत हमारे साथ भी है, हमें भी अपनी जड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जावेद बीच में कहते हुए चिंता में पड़ गया। फिर कोई मतलब नहीं, जरा वो हुक्का मेरे पास रख दो, रजा शेख ने इरफान से हुक्का पास सरका देने के लिए कहा। इरफान ने हुक्का उठाकर पास सरका दिया। फिर वो आंगन में एक और जल रही अंगीठी से आग ले आया और उसे हुक्के में डाल दिया। उसने हुक्का रजा शेख के मुंह से लगाते हुए कहा, लेकिन तब भी क्या हुआ? हम कहानियों के जरिए अपने पुरखों के बारे में कुछ तो जान सकते हैं। वंशवृक्ष के जड़ों की गहराई तक न जा सकते हैं तो जड़ों को खोद तो सकते ही है। क्या पता कोई चिराग आज लग जाए। इरफान ने दोनों अपाहिजों में उमंग जगाने की लालसा से कहा। हम विचार बुरा नहीं है, कहानियां किससे कुछ तो रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। 19 पर्दा बाद में उठा लेना, पहले इन्हें दूध पी लेने दीजिए। और ये क्या, आपने फिर हुक्का थाम लिया? इसे रख दीजिए, आप भी थोड़ा दूध पी लीजिए। परवीन ने जावेद और इरफान को गरम दूध से भरा गिलास दिया और रजा शेख के मुंह से हुक्का हटा लिया। फिर वो रजा शेख के लिए दूध लेने रसोई घर में चली गई। कुछ देर में वो वापस आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो अपने हाथ से रजा शेख को दूध पिलाने लगी। आपके तो हाथ नहीं है, फिर आप मछलियां कैसे पकड़ते हैं? जावेद ने दूध का गिलास होठों से लगाते हुए पूछा। एक लड़का रखा है, पास ही में रहता है। हमारे पास नाव है, उसके पास हुनर, कभी कभार नाव मोल भी दे दी जाती है। परवीन ने जावेद के प्रश्न का जवाब दिया। रजा शेख बकरी का गरम दूध पीने का मजा ले रहे थे। दाल रोटी चल जाती है, बस अब तो शाही खानदान से नहीं रहे, वरना कई सारी कैफियत हमें मिलती। लेकिन लड़का अच्छा है, मेहनती है, जरूरतें इंसानों को मिला ही देती है। उसे काम चाहिए थे, हमें काम करने वाला। रजा शेख ने गिलास से मुंह हटाते हुए कहा। सही फरमाया आपने, अगर जरूरतें नहीं थी तो भला इंसानों का वजूद ही कितने वक्त का है। काम बजा नहीं कि सब अपने रास्ते। इरफान ने दूध का गिलास खत्म करते हुए उसे जमीन पर रख दिया। कुछ ही पलों में जावेद का गिलास भी खत्म हो गया। फिर रजा शेख भी गिलास से फारिग हो गए। मेरा हुक्का पास में रख दो, रजा शेख ने परवीन से कहा। आज के लिए बहुत हुआ। परवीन ने मन किया। नहीं, तुम दे दो, वरना मुझे नींद न आएगी ठीक से। रजा शेख ने जिद की। लत बुरी चीज है। परवीन ने बेमन से हुक्का सरका कर रजा शेख के मुंह से लगा दिया। मेरे परदादा की कहानी तुमको बहुत भाएगी, रजा शेख हुक्का गुड़गुड़ा हुए बताने लगा। वो घर से भागकर रंगून चले गए थे। मेरे अब्बा सुनाते थे कि उन्हें हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर की कब्र की निगरानी का काम मिला था। और फिर रजा शेख जावेद और इरफान की इच्छा की परवाह किए बगैर खुद ही बताने लगा। परवीन उसे देख मुस्कुराने लगी। उसने हुक्का थामे रखा था और बीच बीच में हुक्का रजा शेख के मुख से लगाती जा रही थी। शायद उसे भी वो कहानी या किस्सा बहुत पसंद था। रजा शेख हुक्के के धुएं के छल्लों के बीच किसी और ही दुनिया बात कह रहा था। उसका हर शब्द जावेद के पुरखों का अनसुना सच बयां कर रहा था। इस रात को जावेद और इरफान की खाट चौगान में लगा दी गई थी। रजा शेख परवीन के साथ दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। जावेद अपने परदादा के मुख से पारिवारिक किस्सा सुनकर भावनाओं के ज्वार के चरम पर था। उसे सोचने में मुश्किल हो रही थी कि उसके परदादा के परदादा अधिकारी बन गए थे। वो भिखारी बनकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसे यह बात भी बड़े चक्कर में डाल रही थी कि उसके वंशज शाही घराने से ताल्लुक रखते थे। क्या तुम सो गए? उसने करवट बदलते हुए इरफान की ओर देखा। इरफान सो चुका था, वह बहुत थक गया था। अब उसे सुबह बाग देने वाला मुर्गा ही उसे उठा सकता था। जावेद के चेहरे पर फीकी सी हंसी दौड़ गई। वह आहिस्ता से करवट बदलते हुए सोने की कोशिश करने लगा। उसे मिसबा और अपनी अम्मी आफरीन की याद आने लगी। वह देर तक दोनों के बारे में सोचता रहा। फिर कब उसकी आंख लग गई, उसे होश न रहा। सुबह होने पर ही दोनों उठे। शौच और स्नान के लिए उन्हें नदी तट की विपरीत दिशा में
पर्वतों के पीछे वाले इलाके में जाना था। दोनों लोटा लेकर चल पड़े थे। गांव में दो नए लोगों को देख रजा शेख के पड़ोसियों ने उनसे बीच बीच में उनकी खैर खबर जान लेने की फिक्र की, जैसे कि वे दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इरफान उन्हें संक्षिप्त उत्तर देकर संतुष्ट करता जा रहा था। एक दो निवासियों को जावेद ने भी जवाब दिया। फिर जब वे खाली पगडंडी पर पहुंच गए तब जावेद अलग दिशा में चला गया और इरफान अलग दिशा में। दोनों हल्के होकर वापस पगडंडी पर मिले तब जावेद ने इरफान से पूछा, मेरी नई बैसाखी कैसी है? दरअसल उसने एक मजबूत लकड़ी खोज निकाली थी जो अतीत में उसके लिए बैसाखी का काम करने वाली थी। उसने अपना नकली पैर भी निकाल फेंका था। कहा, बढ़िया है, लेकिन इससे तुम्हें चलने में थोड़ी परेशानी होगी। इरफान ने, होगी तो सही, लेकिन अब मैं जैसा हूँ वैसा ही पेश आऊंगा। ये बात तो है, इसी बहाने लोगों की हमदर्दी भी मिल जाएगी है जो कि समय पड़ने पर बहुत ज़रूरी होगी। इरफान बोला, लेकिन मुझे किसी की हमदर्दी और एहसान नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह, जानता हूँ, मगर वक्त की यही दरकार है। इरफान आसपास के नज़ारों को देखते हुए बोला, अच्छा कुछ सोचा है फिर आगे क्या करना है? जावेद ने मुख्य बात पर आते हुए पूछा। इसमें सोचना क्या है जावेद मियाँ? इरफान अपने बेबाक अंदाज में बोला, रजा शेख ने अपने परदादा का पता दे दिया है। मेरे ख्याल से सीधे उसी वक्त में जाना चाहिए। नवंबर 1862, इसी दिन बहादुर शाह को गुप्त रूप से दफनाया गया था। वहां जाकर तुम्हारे परदादा के परदादा से मिलते हैं। मुझे पक्का यकीन है वे वही मिलेंगे। शायद उनसे हमें और पहले की जानकारी मिल जाए। देखिए तुम्हारे खानदान की ये बीमारी हमें कहाँ तक ले जाती है। लें, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, फिर उसी वक्त में चलते हैं, लेकिन नहा धोकर थोड़ी पेट पूजा कर। अम्मा यार, भूखे पेट तो मुझसे भी ज्यादा समय यात्रा नहीं की जाएगी। मैं तो कहता हूँ दोपहर की झपकी लेकर चलेंगे, क्या है न? तब तक खाना अंदर अंतड़ियों तक पहुँच जाएगा, उल्टी होने पर साला बाहर नहीं निकलेगा। उद्धरण चिन्ह, ये सही कहा। जावेद हंस दिया। फिर तुम्हारी परदादी घी की रोटियां बना रही हैं। सोचता हूँ रास्ते के लिए भी कुछ रोटियां भी बनवा लेंगे। पता नहीं रंगून में हालात क्या बने, कहीं हमें भी तुम्हारे परदादा के परदादा की तरह भीख न मांगनी पड़े। इरफान मजाक करते हुए बोला, मेरे खानदान का मजाक उड़ा रहे हो? जावेद ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए पूछा। कैसी बात कर रहे हो जावेद मियाँ? यह कोई मजाक वाली बात लग रही है तुम्हें? चलो चलते हैं वरना घाट पर भीड़ मिलेगी। इरफान पगडंडी पर आगे बढ़ गया। जावेद अपनी बैसाखी के सहारे पीछे चलता रहा। दोपहर को रजा शेख से विदा लेकर दोनों दोस्त फिर से गंगा नदी के सुनसान रेतीले तट पर पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखकर एकांत होने की तसल्ली की। फिर जावेद ने अपने कुर्ते की जेब में से कपड़े में लिपटी घड़ी यानी टाइम मशीन निकालकर कलाई में पहनी। इरफान ने उसका हाथ थाम लिया। जावेद घड़ी में समय दर्ज करने लगा। फिर एक सेकंड से भी कम समय में दोनों दोस्त एक आवाज करते हुए कहीं अज्ञात में विलीन हो गए। समय ही समस्या का समाधान होता है। 11-10 नवंबर 1862, रंगून, बर्मा, म्यांमार। 1857, जावेद और इरफान ऐसे स्थान पर प्रकट हुए थे जहां से 10 मील के फासले पर वो ऐतिहासिक इमारत थी जहां बहादुर शाह जफर यानी हिंदुस्तान के आखिरी मुगल को कैद करके रखा गया था। चूंकि दोनों गहरे दोस्तों को एक लंबा रास्ता तय कर वहां पहुंचना था, इसलिए इरफान जावेद को इतिहास का एक किस्सा सुनाने लगा। वो किस्सा जिसके अंत में रजा शेख द्वारा सुनाया फिरोज अनवर अहमद शेख यानी जावेद के परदादा का किस्सा आज जुड़ता था। वह आदमी जो घर से भागकर मौत को गले लगाना चाहता था, लेकिन हिम्मत पस्त हो जाने के कारण भीख मांगकर गुजर बसर करने को मजबूर हुआ था। वह आदमी जिसका जावेद एक वंशज था। तो असल में क्या हुआ था? जावेद ने बैसाखी के सहारे चलते हुए इरफान के साथ कदमताल बैठाते हुए पूछा। वह इतिहास के उस किस्से को सुनने को बेताब था। हुआ ये था जावेद मियाँ, इरफान बताने लगा कि जब 1857 की क्रांति उठी तो बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। दिल्ली की गद्दी पर उनकी ताजपोशी उनके पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद की गई थी। उस वक्त तक मुगल सल्तनत बेहद कमजोर हो चुकी थी।
बहादुर शाह सिर्फ कहने भर को शहंशाह रह गया था, लेकिन जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे तो क्रांतिकारी दल व दूसरे राज्य के रजवाड़े इकट्ठे होकर उन्हें हिंदुस्तान की सरजमी से खदेड़ने के लिए एकजुट हो गए। उसी समय उन्हें ये जरूरत महसूस हुई कि वे सभी दिल्ली के सम्राट को अपना नेता माने, क्योंकि बिना नेता के क्रांति का बिगुल नहीं फूंका जा सकता था। इसके अलावा एक वजह ये भी थी कि क्रांतिकारी बादशाह को सम्राट मानकर अंग्रेजों को एक पैगाम देना चाहते थे। पैगाम ये कि हिंदुस्तान में किसी फिरंगी का शासन नहीं चलेगा, बल्कि हिंदुस्तान में असली शासक यानी दिल्ली की चलेगी। इसका मतलब ये था कि हिंदुस्तानी खुद ही अपनी किस्मत तय करेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बहादुर शाह को बागियों का सरदार बनना खटक रहा था। वो नहीं चाहता था कि क्रांतिकारी उसे अपना नेता बनाए। क्या ये सच था? जावेद हैरान हुआ। हाँ, शुरुआत में वह नहीं चाहता था कि वो बागियों का सरदार बने। फिर जब बागियों की एक टुकड़ी लाल किले के नीचे पहुंची तो उन्होंने बादशाह से मिलने के लिए अपना पैगाम भिजवाया, पर बादशाह ने पैगाम सुनकर भी मिलने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि बागी उससे क्यों मिलना चाहते थे। इसके अलावा वह बूढ़ा हो चुका था। अपनी बची हुई जिंदगी वो चैन से जीना चाहता था, उसे किसी झमेले में नहीं पड़ना था। पर बागी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसे तोहमतें भेजी। उन्होंने उससे कहा कि हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के वक्त वो मुंह क्यों फेर रहा है। उन्होंने उसे ताने कसते हुए याद दिलाया कि उसकी रगों में किसका खून है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह अकबर और औरंगजेब का वंशज है। उसके पुरखे उसे जन्नत से देख रहे हैं, वो उन्हें शर्मसार ना करें। अगर उसने अब भी बागियों का साथ न दिया तो उसे इतिहास से बिसरा दिया जाएगा। भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उस पर ना थूके, इसलिए उसे उनका साथ देना चाहिए। बागियों की तोहमतों और तानों ने उसे हक्का बक्का कर दिया। वह विचार शून्य हो गया। उससे तय नहीं हो पा रहा था कि वह क्या करें, क्या ना करें। बागियों के बार बार इसरार करने पर आखिर उसे उनकी बात माननी पड़ी। 82 साल की उम्र में वो मुगल शासक हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया, लेकिन हड़बड़ी में उसने खबर आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचा दी थी। इधर बागियों ने उसके मान जाने पर उसके नाम के खुतबे पढ़े, उसके नाम पर सिक्के ढलवाए और नए फरमान जारी किए। बहादुर शाह के शहंशाह बनते ही बागियों ने सबसे पहले शहर में मौजूद अंग्रेजों व यूरोपियन को काट डाला। यह मई 1857 की बात है, यानी अब से कुछ सालों पहले ही ये सब हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति का बिगुल फूंका गया था। उद्धरण चिन्ह। क्या अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया? जावेद ने पूछा। किया न। फिरंगियों को विद्रोह की भनक लग चुकी थी। हिंदुस्तान के ही कुछ गद्दार शासकों ने बगावत की एक योजना की उल्टी अंग्रेजों के सामने कर दी थी, जिस कारण क्रांति को कुचलने के लिए धोखा और षड्यंत्र शुरू हो चुका था। बहादुर शाह को इसकी खबर मिल गई थी। वह जान गया था कि बागी ज्यादा समय तक अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अपनी बेगम जीनत महल का कहा मान फिरंगियों के साथ सुरक्षा की बातचीत शुरू कर दी। लेकिन उससे कुछ होना नहीं था। अंग्रेज अपने साथ गद्दारी करने वालों को नहीं बख्शते। सितंबर 1857 में अंग्रेजी फौजें दिल्ली में दाखिल हो गईं। इसे इत्तेफाक कहे या अल्लाह का कहर, उन फौजों में सिख इन्फेंट्री के जाबाज लड़ाकू जवान थे। वे सिख जिनके गुरु तेग बहादुर और उनके चेलों के सिर बहादुर शाह जफर के पुरखों ने कलम कर दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। किले के कश्मीरी दरवाजे पर इन्फेंट्री के जवान गोले बरसा रही थी। वह दरवाजा कुछ ही देर में टूटकर गिर गया। अंग्रेजी सेना शहर में दाखिल हो गई। उन्होंने वहां कत्लेआम मचा डाला। उन सैनिकों ने अपने पुरखों की मौत का बदला पूरा कर लिया। पर शहंशाह बहादुर शाह जफर लाल किले में नहीं था। वह अपने बेटे और पोते के साथ हुमायूं के मकबरे में जा छिपा था। उद्धरण चिन्ह। हुमायूं का मकबरा नाम सुनते ही जावेद अपने कंधे पर लगी गोली को याद करने लगा। उसके परदादा ने उसे जासूस समझकर गोली चला दी थी। इधर इरफान आगे बता रहा था। वो किस्सा सुनाने में पूरी तरह से तल्लीन था। शहंशाह बूढ़ा था, लड़ना नहीं चाहता था, वह तो बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसके हमदम अंग्रेजों के साथ बातचीत करने में लगे थे, लेकिन बातचीत क्या होती, सब कुछ तय हो चुका था।
मेजर हडसन को बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। शहंशाह को गिरफ्तार करने पर ही उनकी जीत पक्की होने वाली थी, वरना क्रांति को कुचलना जीत नहीं माना जा सकता था। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज अफसर विलियम स्टीफन हडसन, उसका पूरा नाम था, उसने और उसके सिख सैनिकों ने हुमायूं का मकबरा घेर लिया। बादशाह और उसके साथ छिपे उसके बेटे, पोते और खासमखास सिपह सालारों को बाहर निकलने की चेतावनी दी गई। उन्हें कहा गया कि यदि वे बाहर नहीं निकले तो उन्हें गोली मारने का हुक्मनामा निकाला जा चुका है। बादशाह असमंजस में पड़ा हुआ था। फिर उसे यकीन दिलाया गया कि उसे गोली नहीं मारी जाएगी और न ही उसके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी या बेरहमी से पेशा आया जाएगा। लेकिन तब भी उस ओर कोई हलचल नहीं हुई। दोनों ओर बेचैनी से भरा माहौल बना रहा। तभी मेजर हडसन ने बहादुर शाह के लिए एक शेर पढ़ा। मेजर उर्दू का जानकार था। उसने जफर से कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर, ठंडी हुई अब तेग तलवार हिंदुस्तान की। उस वक्त बादशाह लाचार था, बूढ़ा था। उसके पास किसी भी प्रकार की मदद नहीं थी, लेकिन हडसन की ललकार पर वह झुका न रह सका। उसका शायर दिल ललकारते हुए बोल पड़ा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उसने हडसन को जवाब दे दिया था। इस पर हडसन मुस्कुराया। उसने बादशाह से कहा, आप मुझे आत्मसमर्पण कर दो, बागियों के सम्राट, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। 3 और तब बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर को बाहर आना पड़ा। मेजर हडसन ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बादशाह के साथ उसके बेटों और पोते को भी गिरफ्तारी देना पड़ी। अगले दिन हडसन ने उसके दोनों बेटों और पोते को खूनी दरवाजे पर लाकर गोली मारने का हुक्म दे दिया। उन्हें गोली क्यों मारी? जावेद ने दुखी होते हुए पूछा। उसे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि इरफान को इतिहास के हजारों तथ्य पता थे, क्योंकि कभी नौकरी न मिलने पर उसने सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी की थी। उसने उन्हें गोली से मरवा दिया क्योंकि वो सबको पैगाम देना चाहता था। पैगाम ये कि किसी के भी साथ रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी, एक एक बागी को पकड़ा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जफर का क्या हुआ? जावेद ने अगला सवाल पूछा। बहादुर शाह पर मुकदमा चलाया गया। 19 मई 1857 के बाद 41वें दिन उस पर लगाए गए सभी जुर्म साबित हो गए। फिर जैसा कि हडसन ने बादशाह से वादा किया था कि वो उसे सूली पर नहीं लटकाएगा, उसने अपना वादा पूरा किया। बादशाह को न सूली दी गई और न ही उसे गोली मारी गई। इसके उल्टा उसे देश निकाला दे दिया गया। उसे रंगून, बर्मा भेज दिया गया। उद्धरण चिन्ह। कहा, और अब हम वहीं जा रहे हैं। इरफान की बात खत्म होते ही जावेद ने, हाँ, हम वहीं जा रहे हैं जहां बादशाह को रखा गया है। दोनों समय यात्री सुनसान इलाके से चहल पहल भरी सड़क पर पहुंचे थे। वहां तो तगड़ा पहरा होगा। जावेद ने आशंका व्यक्त की। वहां पहरा हो सकता है या शायद नहीं भी। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जगह जगह चौकसी तो जरूर होगी। अच्छा होगा हम किसी से ज्यादा बात न कर आगे बढ़ें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। जावेद कुछ सोचने लगा। फिर उसने पूछा, हम वहां पैदल ही चलेंगे? पैदल क्यों चलेंगे? किसी बैलगाड़ी या तांगे वालों को पकड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वे एक चौराहे पर पहुंच गए। उन्हें एक हाथ गाड़ी चलाने वाला मिला। उन्होंने उसको एक सिक्का दिया जो उन्होंने रजा शेख से लिया था। हाथ गाड़ी चलाने वाला सिक्का हाथ में लेकर दोनों को घूरता रहा। मेरे पास छुट्टे नहीं है, उसने बर्मी भाषा में कहा। जावेद और इरफान को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा शायद हाथ गाड़ी वाला उनसे जगह के बारे में पूछ रहा है जहां वे जाना चाहते हैं। श्वेवडागोन पैगोडा। इरफान ने हाथ गाड़ी वाले को जगह का नाम बताया। वेवडागोन पैगोडा का नाम सुन हाथ गाड़ी वाला थोड़ा घबरा गया। उसने सिक्का जावेद के हाथ में वापस धर दिया। क्या हुआ, नहीं चलोगे? जावेद ने पूछा। मेरे पास छुट्टे नहीं है। हाथ गाड़ी वाले ने बर्मी में पहले वाली बात दोहराई। यह क्या कह रहा है इरफान? जावेद ने फिर पूछा। बर्मी है जावेद मियां, लगता है किसी और से पूछना पड़ेगा। और दोनों समय यात्री गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते रह गए। हाथ गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अपनी हाथ गाड़ी लेकर आगे चला गया।
हमने एक बात तो सोची ही नहीं जावेद मियाँ, इरफान ने कहा। क्या? जावेद ने पूछा। हम जैसे जैसे अतीत में पीछे जा रहे हैं, हमें नए लोग, नई संस्कृति, नई भाषा से रूबरू होना पड़ रहा है। हम हमारी विचित्रता के कारण किसी मुसीबत में न पड़ जाए। उद्धरण चिन्ह। ऐसा हो सकता है। जावेद का ध्यान इस ओर गया। क्यों नहीं, हमारे पास टाइम मशीन है। इरफान के कहते ही जावेद चिंता में पड़ते हुए अपनी हाथ घड़ी यानी टाइम मशीन को देखने लगा। अभी हम बर्मा में हैं। कुछ सिक्के हमें रजा शेख ने दे दिए। अगर ये सिक्के खत्म हो गए तब क्या होगा? शायद हमें फकीरों की तरह हाथ फैलाकर मदद मांगना पड़ेगी। जावेद के पास आगे की रूपरेखा और कठिन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी थी। कहना आसान है मियाँ, जब करना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा। इरफान बेपरवाही से बोला। श्वेवडागोन पैगोडा। एक दूसरा हाथ गाड़ी खींचने वाला दोनों के पास आकर रुक गया था। शायद उसे पहले वाले ने भेजा था। इरफान जावेद की ओर देखते हुए हाथ गाड़ी में बैठने लगा। इस पर हाथ गाड़ी वाले ने उसे रोकते हुए सिक्के की मांग की। उसने अपनी हथेली फैला दी। इरफान ने सिक्का उसकी हथेली पर धर दिया, जिसे देख हाथ गाड़ी वाले की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही पलों में जावेद और इरफान हाथ गाड़ी में बैठे रंगून शहर के नज़ारों को देखने के व्यस्त थे। 1 घंटे बाद हाथ गाड़ी खींचने वाला रुक गया। वह पसीने से लथपथ हो चुका था। क्या हम पहुंच गए? जावेद ने उससे पूछा। इस पर हाथ गाड़ी खींचने वाले ने पसीना पोंछते हुए दूर एक इमारत की ओर संकेत कर दिया। श्वेवडागोन पैगोडा वहीं था। उसके मुख्य दरवाजे पर हिंदुस्तानी सैनिक पहरा दे रहे थे। वे सिख ही थे। जावेद और इरफान हाथ गाड़ी से उतर गए। हाथ गाड़ी वाला बिना छुट्टी दिए चला गया। दोनों दोस्त इमारत को देखने लगे। वहां तो पहरा है। जावेद ने इमारत का मुआयना करते हुए कहा। वो सोच रहा था कि इमारत अंदर से कैसी होगी और उसमें बहादुर शाह जफर को कहाँ रखा गया होगा। पहरा तो है, इरफान बोला, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमें इमारत में नहीं जाना है। उद्धरण चिन्ह। क्या? जावेद को हैरत हुई। हाँ, घड़ी में देखकर तारीख बताओ। इरफान ने टाइम मशीन की ओर इशारा करते हुए कहा। जावेद सावधानीपूर्वक इधर उधर देखने लगा। फिर हौले से उसने अपने कुर्ते की आस्तीन ऊंची की। 10 नवंबर 1857। वह बोला। बादशाह का इंतकाल 7 नवंबर को हो चुका है। इरफान घड़ी के डायल को देखने लगा। तुम्हें कैसे पता? जावेद ने पूछा। इतिहास पढ़ा है हमने मियाँ। सिविल सर्विस में भाड़ नहीं झोंकी है। वैसे ये घड़ी को धूप कब दिखाई थी? इरफान ऐब से बोला। बंगाल से निकलने से पहले। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जावेद ने घड़ी के डायल को देखते हुए कहा। यूं ही पूछ रहा था। केवल 5% ऊर्जा खर्च हुई है। डॉक्टर शून्य रामावल्ली सही कह रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सब तो ठीक है। तुम मुझे बताओ, बादशाह का इंतकाल हो चुका है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब्र करो मियाँ, बताता हूँ। घड़ी हाथ से निकालकर सुरक्षित कर लो, क्योंकि आगे खतरा हो सकता है। हमें इमारत के पीछे जाना है। वहीं बहादुर शाह को दफनाया गया था। शहंशाह का इंतकाल 7 नवंबर 1857 को हुआ था। उसी दिन उसे गुप्त रूप से इस इमारत के पीछे कहीं दफनाया गया था। हमें वहीं चलकर देखना होगा कि उसकी कब्र वहां है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो चलो। जावेद के हाथ उसकी बैसाखी पर मजबूती से चिपक गए। फिर वो इरफान के साथ चलने लगा। दोनों चलते हुए आगे बढ़ने लगे थे। पहरा दे रहे सैनिकों की नज़रों से बचते हुए और उनसे एक दूरी बनाते हुए वे इमारत के पीछे पहुंच गए। हालांकि इस बीच कुछ सैनिकों की नज़र उन पर पड़ चुकी थी और वे उन्हें घूरकर जरूर देख रहे थे। जब वे इमारत के पीछे पहुंच गए तो उन्होंने देखा बांस से बना हुआ एक बाड़ा जमीन के छोटे से टुकड़े को घेरे हुए था। बाड़े के ऊपर एक पीपल का पेड़ छाया दे रहा था। क्या यही वो जगह है? जावेद ने इरफान से पूछा। शायद हाँ। इरफान जमीन की मिट्टी को गौर से देखने लगा। पर यहाँ कोई पहरा क्यों नहीं है? जावेद को संदेह हुआ कि वे सही जगह पर आए थे। मिट्टी को देखकर लगता ही नहीं था कि वहां पर कब्र होगी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया है। इरफान जगह का ठीक से मुआयना करने लगा।
उद्धरण चिन्ह। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक गरजती आवाज ने दोनों समय यात्रियों को चौंका दिया। जावेद और इरफान ने पलटकर देखा। एक सूबेदार अपने 2 सैनिकों के साथ उनके पीछे खड़ा था। वे सावधान हो गए। जावेद का हाथ अपने कुर्ते की जेब पर गया। टाइम मशीन उसी में थी। कौन हो तुम दोनों? सूबेदार ने कड़कती आवाज में दोनों से पूछा। खाकी वर्दी देख इरफान की जुबान लड़खड़ा गई। बोलते क्यों नहीं? सूबेदार ने फिर पूछा। जी हम किसी से मिलने आए हैं, जावेद ने उत्तर दिया। किससे? सूबेदार ने अगला सवाल किया। यहाँ एक भिखारी बैठा रहता था। जावेद के उत्तर पर सूबेदार अपने सिपाहियों को देखने लगा। यहाँ कोई भिखारी नहीं बैठता। एक सिपाही बोला, शक्ल सूरत से सभ्य दिखते हो। भिखारी से क्या काम है तुम दोनों को? वो मेरे दादा हैं, घर से भाग आए थे, जावेद ने जवाब दिया। सच कह रहे हो? सूबेदार ने पूछा। हम झूठ क्यों बोलेंगे? जावेद ने लाचारी से सिपाहियों को देखा। सिपाहियों ने गौर से उसकी अर्धविकसित और लटकती टांग पर नजर डाली। उसे घिन सी आई। लगता तो यही है कि उस भिखारी का ये कोई रिश्तेदार है, सिपाही ने सूबेदार से कहा। उसने जावेद और भिखारी में समानता ढूंढ ली थी। हम ठीक है बता दो, सूबेदार ने सिपाही को आदेश दिया। वो तुम्हें नदी किनारे मिलेगा, इस रास्ते से पीछे चले जाओ, वो चट्टान के पीछे ही बैठा रहता है। सिपाही ने एक मार्ग की ओर संकेत करते हुए दोनों को बताया। जी शुक्रिया आपका, जावेद ने सलाम किया। आगे से यहाँ दोबारा मत दिखना, सूबेदार ने चेतावनी दी। जी। जावेद और इरफान उनके सामने से आगे बढ़ते हुए बताई गई दिशा में बढ़ गए। जब उन्होंने एक चट्टान पार की तो एक भिखारी किसी मजार के पास बैठा अल्लाह का नाम लेता दिखाई दिया। यूरोएस समय भविष्य को याद रखता है। सन 2017 मध्य भारत का एक जिला। 12 घड़ी चोर, पत्रकार सहस्त्रबाहु और डॉक्टर शून्य रामावली एक स्टोर के बाहर खड़े थे। बरसात शुरू हो चुकी थी और वे उसके रुकने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर पहले सहस्त्रबाहु को यकीन हो गया था कि वह भविष्य में आ चुका है। उसने स्टोर में रखी वस्तुओं पर उनकी उत्पादन तिथि देखी थी, जिससे उसे यह विश्वास हुआ था। डॉक्टर शून्य रामवली उसे स्टोर से बाहर ले आया था। उसे किसी चीज की हड़बड़ी थी। किसकी, कह नहीं सकते। शायद उसे किसी घटना के घटने या हो चुकने का ज्ञान था। क्या पता वो वहां पहले भी आ चुका हो, या क्या पता शायद वह नहीं चाहता था कि सहस्त्रबाहु उस घटना का साक्षी बने, या उसे जरा भी आभास हो कि वो उसी 2016 में क्यों पहुंचा, किसी और साल में क्यों नहीं। क्या कुछ ऐसा था जिस पर डॉक्टर शून्य रामावली पर्दा डाले रखना चाहता था? बारिश की फुहारों से मौसम सुहावना हो गया था। सहस्त्रबाहु बदले मौसम प्रसन्न था क्योंकि थोड़ी देर पहले वह तपते रेगिस्तान की भूमि पर कड़ी धूप में रिपोर्टिंग कर रहा था। वाह, क्या मौसम बन गया है। उसने हाथ फैलाकर बौछारों को स्पर्श किया। तुम्हें मेरा कहा मान लेना चाहिए था। डॉक्टर शून्य रामावली के चेहरे पर तनाव की रेखाएं थीं। छू लो भी, सहस्त्रबाहु ने कहा। पेपर पेपर। संध्या का अखबार बांटने वाला एक लड़का बारिश से बचते हुए स्टोर के शेड के नीचे आ खड़ा हुआ था। वह शेड के नीचे खड़े लोगों से अखबार लेने की गुहार कर रहा था। लोग उससे अखबार ले रहे थे। मुझे एक देना, सहस्त्रबाहु ने जेब से वॉलेट निकालते हुए अखबार वाले से अखबार मांगा। यह क्या कर रहे हो? डॉक्टर शून्य रामावली ने सहस्त्रबाहु को अखबार खरीदते देख रोका। क्या कर रहा हूँ, मतलब देखूं तो सही क्या नई खबर है। सहस्त्रबाहु ने अखबार वाले को 5 रुपए का सिक्का दिया। उसे लेकर अखबार वाला छुट्टे पैसे देकर चला गया। तभी किसी और ने भी लड़के से अखबार खरीदा और 100 रुपए का जामुनी नोट लड़के की ओर बढ़ाया, जिसे देखकर सहस्त्रबाहु चौंक गया। ये कौन सा नोट है? उसने मन में सोचा। उसकी उत्सुकता और चेहरे के भाव डॉक्टर शून्य रामावली से छिपे नहीं। उसने तुरंत ताड़ लिया कि सहस्त्रबाहु क्या सोच रहा था। चौंको मत, वो भारतीय नोट ही है। उसने टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए सहस्त्रबाहु से कहा। क्या, ये कब हुआ? सहस्त्रबाहु ने चौंकते हुए पूछा। नवंबर 2016 की रात को 8 बजे एक ऐतिहासिक भाषण के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट विदा किए जा चुके हैं।
अब नई नोट चलन में हैं। देखो। डॉक्टर शून्य रामावली ने अपनी जेब से एक नोट निकालकर सहस्त्रबाहु को दिखाया। वह 2000 का गुलाबी नोट था। यकीन नहीं होता। सहस्त्रबाहु की आंखें चमत्कृत थीं। उसके आश्चर्य को देख कुछ लोगों ने उसको अजीब नजरों से घूरा। शायद किसी ने उससे पूछा भी, क्या बाहर से आए हो? हाँ, ये आज ही बर्मुडा ट्रायंगल से लौटा है। डॉक्टर शून्य रामावली ने पूछने वाले को जवाब दिया था। वह मजाक करने लगा। सहस्त्रबाहु आश्चर्य में डूब गया था। वह सोचने लगा कि भविष्य में आना बहुत फायदे का सौदा हो रहा है। होने वाली घटनाएं उसे पहले से पता लग रही हैं। उसने संध्याकालीन अखबार पर नजर डाली। अखबार की पहली खबर थी, सेंसेक्स 36,000 के पार। इतना उछाल! सहस्त्रबाहु भौचक्का रह गया। 2006 से 2017 तक 4 गुना बढ़ोतरी उसके मुंह से निकला। साल 2006 में सेंसेक्स 9-10 हजार अंक पर था। जैसे जैसे सहस्त्रबाहु अखबार पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर तेजी से भाव बदल रहे थे। डॉक्टर शून्य रामावली उसे देखते हुए समझ गया था कि जामुनी गुलाबी नोटों और सेंसेक्स के बड़े हुए अंकों ने सहस्त्रबाहु के दिमाग में किसी केमिकल लोचे की गुंजाइश को जन्म दे दिया था। वास्तव में भी सहस्त्रबाहु के दिमाग में कोई खिचड़ी पकने लगी थी। डॉक्टर रामावली ने सहस्त्रबाहु के हाथ से अखबार छीन लिया और कहा, हमें चलना होगा। उसने अखबार मोड़कर वहीं रखे नीले रंग के डस्टबिन में डाल दिया। सहस्त्रबाहु डॉक्टर को रोक ना पाया। वो समझ गया कि डॉक्टर को किसी बात की बहुत जल्दी है। उसने बारिश का बहाना लिया। बारिश रुकने पर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, हमें चलना होगा, और वो भी अभी। डॉक्टर शून्य रामावली ने सहस्त्रबाहु की बात काटते हुए उसकी बांह पकड़ ली। इतनी भी क्या जल्दी है? सहस्त्रबाहु ने अपनी बांह छुड़ा ली। उसे डॉक्टर शून्य रामावली का जल्दी मचाना खटक रहा था। वो कुछ देर और भविष्य में रहना चाहता था, शायद पूरी दोपहर और शाम। देखो, मुझे जल्दी है, पत्रकार महोदय। मेरे बहुत से काम रुके पड़े हैं और क्या तुम्हें अपने संपादक को खबर नहीं भेजनी है? जब तक हम वहां पहुंचेंगे रात हो चुकी होगी। डॉक्टर शून्य रामावली ने सहस्त्रबाहु को वर्तमान में यानी 2006 में घट रही घटनाओं के बारे में अवगत कराया। क्या कह रहे हो? सहस्त्रबाहु चौंक गया। मुझे लगा हम वापस उसी समय में पहुंचेंगे। उसने सोचते हुए कहा, यह इतना भी आसान नहीं है। बहुत सी जटिलताएं हैं इसमें। आंकड़ों और घटनाओं का विश्लेषण करना होता है। डॉक्टर शून्य रामावली सहस्त्रबाहु को समझाने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान दूर चौराहे पर एक सड़क की ओर लगा था। सहस्त्रबाहु को डॉक्टर का अजीब नजरों से दूर घूरना अटपटा और संदेहजनक लग रहा था। साथ ही वह थोड़ा घबरा भी रहा था। आखिर उसने पहली बार समय यात्रा की थी। वह समय के पहलुओं से पूरी तरह अनजान था। चलो, वरना गड़बड़ हो सकती है। डॉक्टर शून्य रामावली ने उसे चेताते हुए कहा। ठीक है तो चलो फिर, लेकिन तुम्हें ये सब समझाना होगा मुझे। सहस्त्रबाहु ने हड़बड़ी में कहा। अच्छा, ताकि तुम दुनिया भर को चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज दे सको कि तुमने भविष्य की यात्रा की है। यकीन मानो मेरे दोस्त, मेरे समझाने पर भी तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उल्टा लोग तुम्हें पागल कहेंगे। डॉक्टर शून्य रामावली व्यंग करते हुए बोला। मुझे ऐसा नहीं लगता, और मैं अकेला नहीं हूँ जिसने कुछ अजीब देखा है। वहाँ कुछ और भी लोग थे, वे आंदोलनकारी। उन्होंने भी हम दोनों को गायब होते देखा है। सहस्त्रबाहु डॉक्टर को याद दिलाते हुए बोला। गुंडे तो आधे ठरकी होते हैं, ज्यादातर नशेड़ी भी होते हैं। उनका कहा कौन मानेगा भला? वैसे उनकी बात करके और बेतुके तर्क देकर तुम अर्थहीन बहस कर रहे हो। मुझसे बेहतर होगा हम चलें। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गया, लेकिन हम भीग जाएंगे। बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। यहीं रुको, मैं अभी आया। कहते हुए डॉक्टर स्टोर के अंदर गया और 2 छतरी खरीद लाया। छतरी खोलकर वे स्टोर से आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे वापस मैदान में पहुंच गए। इस दौरान डॉक्टर शून्य रामावली पलट पलट कर सड़क पर देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। वो समय यात्रा से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। क्या वहाँ कुछ होने वाला है? अब सहस्त्रबाहु से पूछे बगैर नहीं रहा गया। पता नहीं।
डॉक्टर शून्य रामावल्ली उसकी बात टाल गया। मैदान के बीचों बीच पहुंचकर डॉक्टर ने अपनी कलाई में पहनी द रियल टाइम मशीन पर समय सेट किया। उसने सहस्त्रबाहु से अपना हाथ थामने के लिए कहा। सहस्त्रबाहु ने मन मसोसकर डॉक्टर का हाथ थाम लिया। घड़ी का बटन दबाने और मैदान से गायब होने से पहले डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने फिर से मैदान के पार दूर सड़क की ओर देखा। उसी दौरान आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। ऐसा लगा कहीं दूर बिजली गिरी थी। सहस्त्रबाहु चमक गया। उसी समय डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने घड़ी का बटन दबा दिया। कुछ ही पलों में वे राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रकट हो गए थे। सहस्त्रबाहु को उल्टी हुई, जिससे स्वस्थ होने में उसे थोड़ा समय लगा। वह साल 2006 का मई महीना था। दिन वही था जब वे अस्वाभाविक तौर पर गायब हुए थे। जैसा कि डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने कहा था, रात घिर आई थी। गुर्जर आंदोलन की लहर कम नहीं हुई थी। आंदोलनकारियों के दल अलग अलग समूह बनाकर गश्त पर रहे थे तथा हर आने जाने वाले को वे रोक रहे थे। बस पैदल चलने वालों को छोड़ रहे थे। चलो मैं चलता हूँ। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने छतरी बंद करते हुए उसी सुनसान छोड़ दी जहाँ वे प्रकट हुए थे। अरे, छतरी क्यों फेंक रहे हो? सहस्त्रबाहु ने अपनी छतरी बंद करते हुए कहा। इसकी जरूरत ही क्या है? डॉक्टर शून्य रामावल्ली बोला, जरूरत क्यों नहीं है, कहीं काम आएगी। फिर ये समय यात्रा की निशानी है। सहस्त्रबाहु ने छतरी उठा ली। वो समय यात्रा से इतना उत्तेजित था कि उसकी एक एक बात और निशानी को भूलना नहीं चाहता था। तुम्हारे लिए होगी। अच्छा मैं चलता हूँ। डॉक्टर शून्य रामावल्ली जाने को हुआ। अकेले जाएंगे? आंदोलनकारी चारों ओर अब भी डटे हुए हैं। पैदल आने जाने वालों को कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने कहा। लेकिन वे आपको लूट सकते हैं। अंधेरा अधिक हो रहा है। कहे तो मैं आपको छोड़ दूं। वैसे कहाँ है आपका घर? थोड़ा दूर है पर मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने एक दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा। घर ज्यादा दूर हो तो मैं आपके साथ चलूं। मेरे पास मीडिया कार्ड है, कई नेता जानते भी हैं। सड़क से बाहर निकलने पर कोई मिल जाएगा। सहस्त्रबाहु ने अपनी जेब से मीडिया कार्ड निकालकर गले में पहन लिया। इस पर डॉक्टर शून्य रामावल्ली कुछ पल सोचने लगा। फिर उसने कहा, ठीक है, चलो। दोनों साथ चलने लगे। कुछ देर में वे मुख्य सड़क पर थे। डॉक्टर ने घड़ी उतारकर अपनी जेब में रख ली थी। आंदोलनकारी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। थोड़ा और फासला दोनों पैदल तय किया। इसके बाद उन्हें सहस्त्रबाहु के पहचान का कोई आंदोलनकारी मिल गया। लेकिन पहचान होने पर भी उसके साथी आंदोलनकारी कुछ खर्चा पानी मांगने लगे। क्योंकि उनके पास जीप थी और वे उन्हें जल्दी से कहीं भी छोड़ सकते थे। सहस्त्रबाहु ने अपनी वॉलेट में से 100 के 2 नोट आंदोलनकारियों को दे दिए। वे नोट जामुनी नहीं थे। आंदोलनकारी ने दोनों को अपनी जीप में बिठा लिया। सहस्त्रबाहु समय यात्रा की निशानी दोनों छतरियों को पास की सीट पर रखकर डॉक्टर शून्य रामावल्ली के पास बैठ गया। छतरियां देख आंदोलनकारी को आश्चर्य हुआ। धूप से बचने के लिए रखी थी। उसने पूछा, जी? सहस्त्रबाहु ने जवाब दिया, तुम शहरी बाबू भी बड़े अजीब होते हो। आंदोलनकारी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा। फिर वो जीप चलाता रहा। सड़कें उबड़ खाबड़ थीं। उसमें जगह जगह गड्ढे थे। जीप बार बार ऊपर नीचे हिचकोले खा रही थी। इसी दौरान डॉक्टर शून्य रामावल्ली की जेब से द रियल टाइम मशीन सरक कर बाहर आने लगी। जीप में बैठने से पहले उसने घड़ी जेब में रख ली थी। उसे लूट का भय था। घड़ी पर नजर पड़ते ही सहस्त्रबाहु के मन में लोभ पैदा हो गया। उसने मौका देखकर घड़ी चुरा ली। जीप आधा मील आगे बढ़ गई। तब सहस्त्रबाहु रिपोर्ट भेजने के बहाने से जीप से उतर गया। जाते हुए उसने डॉक्टर शून्य रामावल्ली से पूछा, हम फिर मिलेंगे? ये तो निर्भर करता है कि तुम घटना को कितना छिपा सकते हो। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने कहा, आपको यकीन नहीं है मुझ पर? पत्रकारों पर भला कौन है यकीन करेगा? वैसे मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। डॉक्टर शून्य रामावल्ली ने कहा। इस पर सहस्त्रबाहु मुस्कुरा दिया। उम्मीद करता हूँ हमारी फिर मुलाकात हो। आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगा।
सहस्त्रबाहु ने डॉक्टर से कहा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। अगर किसी और सिलसिले में मिलना हो तो मैं सोच सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों के मध्य अंतिम मुस्कुराहट का लेन देन हुआ। दोनों एक दूसरे के मन को टटोलते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। सहस्त्रबाहु छतरियों को बगल में दबाए अपने होटल पहुंच गया था, लेकिन बार बार उसका ध्यान घड़ी पर जा रहा था, जो उसने अपनी जेब से निकालकर टेबल पर रख दी थी। वो घड़ी उसे रोमांचित कर रही थी, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और वो उसे पहनकर देखना चाहता था। वह घड़ी को कलाई में डालकर उसका बटन दबाना चाहता था। वह देर तक गंभीर चिंतन में खोया रहा। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ रही थी। उससे रहा नहीं गया। आखिरकार उसने द रियल टाइम मशीन को अपनी कलाई में पहन लिया। उसका रोम रोम रोमांचित हो रहा था। अब उसके हाथ में भूत, भविष्य और वर्तमान को नियंत्रण में करने वाला पिटारा था। उसने बटन दबाने से पहले सोचा, मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ। उसे याद आ गया 2017 का अखबार जिसमें सेंसेक्स नई ऊंचाइयां छू रहा था। उसे मालूम था कि कुछ सालों बाद देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। उसे मालूम था कि देश में अचानक कब नोटबंदी की शुरुआत होगी। उसे मालूम था कि भविष्य एक बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन इतना जान लेना उसके लिए काफी नहीं था। उसे और बड़ी संभावनाओं को तलाशना था। शायद वह अपना भविष्य भी देखना चाहता था या कुछ और। उसे कौतूहल था, जिसे शांत करने के लिए उसने एक बार फिर भविष्य में जाने का विचार किया। उसने घड़ी को चलाने वाले बटनों और डायल पर अंकित शब्दों से घड़ी की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर डायल साल 2017 दर्शा रहा था। उसने उस साल को बदलने के लिए बटनों से छेड़छाड़ की। फिर एक समय उसमें दर्ज हो गया। ऐसा होने पर उसे बहुत खुशी हुई। फिर उसने बिना ज्यादा सोचे घड़ी का बटन दबा दिया। ऐसा करते ही एक झटके के साथ वो अपने कमरे से गायब हो गया। लेकिन उसके पीछे उसके कमरे की चीजें बिखर गईं। खिड़की के कांच तड़क गए। सहस्त्रबाहु ने भविष्य की दुनिया में पहुंचने के लिए डॉक्टर शून्य रामावली का महान आविष्कार चुरा भले ही लिया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि घड़ी डॉक्टर रामावली के निर्देशों पर चलती है। उसी रात जब डॉक्टर रामावली अपने बंगले पर पहुंचा तो उसे ज्ञात हो गया कि पत्रकार उसकी घड़ी लेकर फरार हो चुका है। वो अपने बंगले की गुप्त प्रयोगशाला में गया और मॉनिटर नुमा किसी बड़ी स्क्रीन पर सहस्त्रबाहु की स्थिति का अवलोकन करने लगा। उसे मालूम हो गया था कि सहस्त्रबाहु भविष्य की झांकी देखने फिर जा रहा है। उसने अपनी प्रयोगशाला में स्थापित यंत्रों से छेड़खानी की। उसके ऐसा करते ही सहस्त्रबाहु की घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। सहस्त्रबाहु निर्धारित किए समय में न पहुंचकर बीच में कहीं प्रकट हुआ। कहाँ, ये समझने के लिए उसे मौका ही न मिला, क्योंकि उसके प्रकट होते ही किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। दरअसल वह एक व्यस्त हाईवे पर प्रकट हुआ था। सहस्त्रबाहु हवा में उछलता हुआ दूर कहीं फिका गया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं चित हो गया। उसके सिर से खून की धारा बह रही थी। शायद वह मरने के करीब था। यूरोवायनेस। समय किसी की मुट्ठी में कैद नहीं हो सकता। 13 भिखारी। 1862, रंगून, बर्मा। जावेद और इरफान नदी तट से कुछ दूरी पर एक मजार के पास घुटनों के बल बैठे थे। वे नमाज पढ़ रहे थे। उनके आगे बैठा एक व्यक्ति भी नमाज पढ़ रहा था, जो वास्तव में और कोई नहीं जावेद के परदादा फिरोज अहमद शेख थे। फिरोज अहमद शेख, जो घर छोड़कर भाग गया था और भीख मांगकर गुजर बसर करता था। वो दोनों पैरों से अपंग था। उसे देखने पर इरफान के ज़हन में किसी व्यक्ति की तस्वीर उभर रही थी। तो यह है बहादुर शाह जफर, हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह की असली कब्र। जब नमाज पूरी पढ़ ली गई तब इरफान ने फिरोज शेख से पूछा, हाँ, यही शहंशाह को दफनाया गया था। फिरोज शेख ने कहा। उसका पहनावा और बोलने के ढंग में एक फक्कड़पन और फकीरी का मिश्रण था। उसने कुछ दिन पहले ही घटना को याद करते हुए आगे कहा, ये संयोग ही था कि जब बहादुर शाह ने कैदखाने में अंतिम सांस ली, मैं सुकून की तलाश में यहाँ पहुँचा था। फिरंगी नहीं चाहते थे कि शहंशाह की मौत की खबर किसी को लगे। नहीं वे चाहते थे कि उसकी कब्र के बारे में किसी को मालूम हो,
मगर वे ये भी नहीं चाहते थे कि उसे दफनाने के बाद वे खुद भूल जाएं कि बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया था। इसलिए उसकी कब्र की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। एक भिखारी को जो फिरंगियों नज़र में फ़कीरों जैसा था, उन्होंने मुझे अच्छी बख्शीश देने का वादा किया है, पर पता नहीं मैं यहाँ कितने दिन रुक पाऊंगा। उस बूढ़े भिखारी को उन दोनों पर यकीन हो चला था, इसलिए वो इन दोनों को ये बातें बता रहा था। फिर उस इमारत के पीछे क्या है? इरफान ने चट्टान के पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। कुछ नहीं, फिरोज शेख बोला। फिर सिपाहियों का पहरा क्यों है वहाँ? इरफान का अगला प्रश्न था। उन्हें यही बताया गया है कि वो कब्र बहादुर शाह की है। बड़ी हैरानी में डालने वाली बात है, जावेद के मुंह से निकला। ये सब इन हरे कपड़ों की वजह से हुआ है। फिरोज शेख ने अपनी शाल को ठीक करते हुए कहा, कुछ दिन पहले एक भला आदमी दे गया था। इसे देखी फिरंगी मुझे फकीर समझ बैठे। एक सूत के कपड़े ने भिखारी को फकीर बना दिया। उद्धरण चिन्ह। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, मगर आप किसी भी नजरिए से भिखारी नहीं लगते। उल्टा आपको देखकर मुझे वहम होता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। इरफान फिरोज शेख की आंखों में देखते हुए बोला, जबकि वो जानता था कि वो फिरोज की तुलना किससे कर रहा था। उसे बात बदलना पड़ी। हो सकता है तुमने मुझे देखा हो, शायद तुमने मुझे कहीं भीख दी होगी। फिरोज शेख इरफान के चेहरे को देखकर सोचने लगा कि शायद उसने भी इरफान को कहीं देखा हो, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। याद आता भी कैसे इरफान फिरोज शेख को देखकर जिस फकीर को याद कर रहा था, वो तो भविष्य में था या कहें वर्तमान में था, जहां से वे दोनों समय यात्री आए थे। सन 2011-12 से। क्या तुम पैदाइशी अपंग हो? अब फिरोज शेख ने जावेद के पैरों की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, जावेद को अपने कुछ गले में कुछ फंसता हुआ महसूस हुआ। वो अपने पुरखे को सामने देख खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मेरे पैर भी मेरी पैदाइश से मरियल है, एकदम बेजान। फिरोज शेख अपने पैरों को देखते हुए पूछने लगा, अपने पैरों को देखकर कुछ ख्याल करते हो? फिरोज शेख ने जानना चाहा कि जावेद अपने पैरों के बारे में क्या महसूस करता था। हर रोज ख्याल आता है, जावेद ने संजीदा होकर कहा। क्या? फिरोज शेख ने पूछा। आखिर क्यों? कहते हुए जावेद एक पल को जज्बाती हो गया। वो थोड़ा रुककर बोला, आखिर क्यों ये ऐसे ही रहे, बेजान, मरियल और तरफ-याफ्ता अविकसित रहे? खुदा ने मुझे ही इस कमतरी से मुझे क्यों नवाजा? यही ख्यालात मुझे भी आते थे। फिरोज शेख ने कहा, इसका जवाब पाने के लिए ही मैं घर छोड़कर भाग निकला था। क्या सच में? इरफान ने हैरत जताते हुए आगे कहा, आपके अब्बा जान फूफी तो कहती है कि आप खुदकुशी करने घर से निकले थे। कौन सी फूफी? फिरोज शेख हैरानी जताते हुए बोला। उसे कुछ समझ न आया। समझ आता भी कैसे, आखिर इरफान झूठ जो बोल रहा था। वो तो बस बातों बातों में फिरोज शेख से उसके अतीत को जानना चाहता था, जावेद की पीढ़ियों में चली आ रही बीमारी के विषय में जानने के लिए। आपकी फूफी? वही जो दिल्ली में रहती हैं, इमामबाड़ा के पास घर है जिनका? इरफान ने मुंह बनाते हुए जावेद को देखा। इमामबाड़ा में कौन रहती है? कौन कमबख्त चुड़ैल है ये? मैं उसे नहीं जानता। खैर, मैं किसी को नहीं जानता, पर इतना इल्म ज़रूर है मुझे कि वो जो भी है झूठ कहती है। हमारे खानदान को शुरू से लोग बदनाम करने में आगे रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी पीढ़ियों में अपाहिज बच्चे पैदा होते रहे हैं। ये तो खुदा का शुक्र है कि कोई लड़की हमारे खानदान में नहीं हुई, वरना पता नहीं क्या होता। वो कैसे जिंदगियां बसर करती और कैसे उस बददुआ से बचती। फिरोज शेख विचलित हो गया। कैसी बहुआ? जावेद और इरफान चौंक पड़े। है एक, लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम बताओ, मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आए हो, और किस लिए मेरे परिवार वालों ने तुम्हें भेजा है? पता नहीं किस किस को भेजते रहते हैं। फिरोज अहमद शेख बड़बड़ाते हुए बोला। वह बददुआ के बारे में बात नहीं करना चाहता था और शायद वह अपने परिवार के लोगों से भी खफा लग रहा था। उसके द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर जावेद अवाक होकर इरफान को देखने लगा, जैसे वो जानना चाहता था कि इरफान क्या सोच रहा है। बददुआ वाली बात तो उस फकीर ने भी कही थी जिससे वे वर्तमान में मिले थे। दरअसल आपके अब्बा की जो दूर की फूफी है,
इमामबाड़े वाली, जो आपके खानदान की दुनिया भर में बुराई करती फिरती है, चाहती है आप घर लौट चलें। इरफान फिरोज शेख से बोला, और वो ऐसा क्यों चाहती है? फिरोज शेख ने भान सिकोड़ते हुए कहा, मैंने कसम खाई है घर न लौटूंगा। उद्धरण चिन्ह, अगर आप घर न लौटेंगे तो कैसे चलेगा? आपका खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? जावेद ने बीच में पड़ते हुए कहा, मुझे अपाहिजों की फौज तैयार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिरोज नफरत से अपने पैरों को देखते हुए बोला।